दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। अक्टूबर के आखिर और नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह के बीच एक बड़ी योजना, एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर, समीकरणों में एक चमत्कारिक बदलाव लाने की एक मुहिम बहुत तेज की गई। कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरह महाराष्ट्र में सत्ता के ही नहीं, समूची जो सूबाई राजनीति है उसके समीकरण फिर से बदल दिए जाएं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की पार्टी जो सत्ता के शीर्ष पर हैं, हमारे जो राजनीतिक कुछ सूत्र हैं वो बताते हैं कि इन सब की बहुत बड़ी कोशिश थी और इसके लिए ठोस प्रयास किए जा रहे थे और आरएसएस भी उसको इंडोर्स कर रहा था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे, उसको हर कीमत पर मनाया जाए, पटाया जाए और उनके साथ गठबंधन की सरकार बना ली जाए। अब उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने या उद्धव ठाकरे बने, ये मुद्दा बाद में तय हो सकता था, लेकिन पहले अलायंस हो जाए, गठबंधन हो जाए या कोई और फार्मूला सामने आ जाए जिससे उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस से बाहर आ जाएं। ये पूरी की पूरी परियोजना थी, राजनीतिक परियोजना। इसके कई कारण हैं दोस्तों। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जो शिवसेना के मुख्य जो राजनीतिक खेमा है उससे दल बदल करके बना है और ये जो शिवसेना बनी है वो उसकी प्रक्रिया जो है इतनी ज़्यादा गड़बड़ झाले उसमें हैं कि वो लीगल स्क्रूटिनी में, और ऑलरेडी केस आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, वो स्क्रूटनी अगर सही ढंग से संवैधानिक प्रावधानों के तहत हो तो वो टिकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया था पहले भी। अगर सोचिए, इंटरप्रिटेशन जो सामने आया वो क्या था कि उद्धव ठाकरे ने जल्दबाजी में इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से। अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उनको पुनर्स्थापित करना पड़ता मुख्यमंत्री के रूप में। बहरहाल अभी 17 तारीख को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उसमें भी कोर्ट का बिल्कुल साफ नजरिया था और कोर्ट ने ये कह दिया था कि हर हालत में स्पीकर साहब यानी राहुल नार्वेकर वो ये तय करें, जल्दी से जल्दी तय करें कि उन्हें क्या करना है। तब दोस्तों सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, उन्होंने माननीय अदालत को, माननीय कोर्ट को ये आश्वासन दिया कि दशहरा की इन छुट्टियों में वो इस बारे में उनसे मिल करके और प्रक्रिया के बारे में एक निर्णायक जो आकार जो भी लेगा उस पर वो बात करेंगे कि कैसे क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, क्या उस पर कैसे कोर्ट के आदेश की रोशनी में, कोर्ट की भावना की रोशनी में क्या किया जाए, क्योंकि मामला 10th शेड्यूल का है, यानी दल बदल का है और डिफेक्शन के खिलाफ जो प्रक्रिया है उसको सुप्रीम कोर्ट मंजिले मकसूद तक पहुंचाना चाहता है। ऐसे में एक बड़ी मुश्किल है इस सरकार के सामने, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के सामने, जिसमें अब अजित पवार साहब भी मौजूद हैं। एनसीपी से टूटकर या एनसीपी से उनके रिश्ते को लेकर अनेक कहानियां कही जा सकती हैं। कौन जाने कि वो क्या भविष्य में किधर रहेंगे, क्या करेंगे। शरद पवार का खेला भी कुछ कम नहीं है। ममता बनर्जी जी के शब्दों में मैं कहता हूं खेला। तो इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे आरएसएस के थिंक टैंक जो है वो ये चाहते थे कि उद्धव ठाकरे को फिर से लाया जाए और इसी के कारण पॉलिटिकल जो लीडरशिप है बीजेपी की उसको
कहीं से निर्देश गया या सजेशन गया कि भाई उद्धव ठाकरे को लाने की हरगिज कोशिश की जाए। और दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस का बहुत करीबी माना जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नागपुर के रहने वाले हैं, इसलिए भी कि उनका समूचा परिवार आरएसएस से एसोसिएटेड रहा है बहुत पहले से, और उनकी आरएसएस के प्रति प्रतिबद्धता को कभी किसी ने उस पर सवालिया निशान नहीं खड़ा किया। देवेंद्र फडणवीस ने भी एक मीडिया कॉन्क्लेव में पिछले दिनों ये बात कह दी, और वो क्या कहा उन्होंने ये कहा कि शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही कि शिवसेना उनका नेचुरल एलाई है, और अजित पवार का जो खेमा है, जो अब अलायंस में शामिल हुआ है, वो उनका पॉलिटिकल एलाई है। यानी एक तरह से ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सबसे मूल्यवान उनके लिए हैं, और कोई भी कीमत उनके लिए चुकाई जा सकती है उनको अलायंस में लाने के लिए। इसका तो इंटरप्रिटेशन यही होता है। तो पूरी कोशिश की गई तहलका मचाने की राजनीति में, देश में, महाराष्ट्र के जरिए, कि उद्धव ठाकरे को फिर से लाया जाए। और इस बाबत कुछ एक अंग्रेजी अखबारों में गपशप के आकार में ही कुछ बातें छपी जिनमें काफ़ी दम था। जब मैंने उसकी दरियाफ्त की, जब मैंने मुंबई के अपने बहुत सारे मित्र जो समाचार सूत्र हैं उनसे बात की, तो पता चला कि वो गपशप नहीं, सचमुच उसमें सत्य कथा है। वो ये कि महाराष्ट्र के ही नहीं, देश के एक बड़े उद्योगपति जो उद्धव ठाकरे के भी करीबी हैं, और मौजूदा जो सत्ता प्रतिष्ठान है देश का और महाराष्ट्र का भी, उसके भी बहुत करीबी हैं, उनको, और मराठी के एक साहित्यकार, बड़े साहित्यकार जो काफ़ी दोनों खेमों के करीब माने जाते हैं, इन दोनों लोगों को डिप्यूट किया गया था कि वो उद्धव ठाकरे से इस बारे में बात करें, और बात करके उनको बीजेपी की तरफ लाएं, अलायंस में लाएं। हम लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद कि इतना प्लीजेंट या इतना फेवरेबल ऑफर था बीजेपी का, उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि भैया, गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। जो जो किया गया है हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, हमारे अतीत के साथ, अतीत के रिश्तों पर जिस तरह पानी फेरा गया है, हम उसको भुला नहीं सकते। इसलिए अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये उद्धव ठाकरे का कहना, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ पकाया और पक रहा था, उस पूरी राजनीतिक परियोजना को फेल कर दिया, नाकाम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो अपने नेचुरल एलाइज खोज रही है। जो लोग उससे रूठ कर चले गए किन्हीं कारणों से, उन सबको 2024 के लिए लामबंद करना चाहती है। शिवसेना को महाराष्ट्र में, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना का पता नहीं क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और नवंबर महीने में लगभग स्थितियां क्लियर हैं कि कुछ न कुछ हो जाएगा। फैसला जो हो, हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बादल, उसको भी साथ लाने की कोशिश हो रही है, जिससे इतने खराब रिश्ते हो गए थे। क्योंकि 2024 के इलेक्शन में पंजाब से कितनी सीटें मिल पाएंगी बीजेपी को, मिलेंगी भी कि नहीं कौन जानता है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के बगैर चुनाव लड़ना पंजाब में बीजेपी के लिए काफ़ी रिस्की है, काफ़ी तकलीफदेह हो सकता है। उनसे भी बात हो रही है। अब शिरोमणि अकाली दल की स्थिति इतनी खराब है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर उनको ऑफर मिलता है तो फिर वो चले जाएंगे उधर। लेकिन उद्धव ठाकरे, जो एक बड़ी ताकत मध्य भारत की, महाराष्ट्र की खास तौर पे, उनको साथ लाने की परियोजना, जो तमाम एक कोशिश की गई थी आजमाने की कि कोई ना कोई फार्मूला सामने आ जाए, उसको उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से सिरे से खारिज कर दिया। भविष्य कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा, लेकिन आज की तारीख में उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के साथ शरद पवार से भी ज़्यादा पुख्ता ढंग से खड़े हैं। ये
मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया अलायंस के दूसरे जो और घटक हैं उनके लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि राजनीतिक वैचारिक मुद्दों पर अनेक मतभेद होने के बावजूद उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी की मुखालफत, बीजेपी के विरोध की अपनी लाइन पर आज भी उसी तरह डटी है जैसे वो पहले डटी थी जब दोनों का अलगाव हुआ। तो दोस्तों, ये जो महाराष्ट्र की कहानी है जिसमें एक उद्योगपति, एक साहित्यकार मराठी का, इन दोनों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। हम नाम जानबूझकर नहीं बता रहे हैं क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पे चीज़ें जब तक सार्वजनिक रूप से सामने ना हों बताना जोखिमपूर्ण है और गैर जरूरी भी है। लेकिन ये सच है कि बहुत ज़बरदस्त कोशिश की गई है, लेकिन उस कोशिश को उद्धव ठाकरे ने नाकाम कर दिया। तो दोस्तों, ये जो नाकाम जो परियोजना है, नाकाम जो राजनीतिक प्रयोग जो है, वो महुआ मोइत्रा के मामले के सामने आने से कुछ पहले रचा गया था, पहले उसको संयोजित किया गया था। जब वो फेल किया तो फिर महुआ मोइत्रा का इशू आ गया, जो जिसे आना ही था देर सवेर, लेकिन शायद थोड़ा उसमें और विलंब हो सकता था। ये असल कहानी है महाराष्ट्र के पूरे उस मामले के विफल होने की। देखिए आगे होता है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।